ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि होम्योपैथी में अगर जाएंगे बहुत लंबा समय लगता है। तुम अल्कोहल वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो, पानी डाला था तो पानी वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो। अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि सेहत से जुड़ी बातों को इतनी सादगी और खूबसूरती से समझाते हैं कि कोई भी इनका कायल हो जाए। चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथ और शानदार वक्ता डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव से। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, आपके कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमें देने के लिए। आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं ये बॉस आप बताइए। जाहिर सी बात है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं तो होम्योपैथी के बारे में ही जो चर्चा होगी वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा बॉस, आप बचपन से ही होम्योपैथ बनना चाहते थे या जो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आपको लगा कि आप एज अ करियर होम्योपैथी ही चूज़ करने वाले हैं? पहले तो जब हम 9th-10th में थे तो उसमें कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे मतलब कोई डॉक्टर ही बनना है। मतलब ये था कि मतलब डॉक्टर बनना है। तो हमने 11th-12th में पढ़ाई की। उसके बाद हम यूपी बोर्ड से था मैं, तो 12th के बाद जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय CPMT होता था। तो उसमें हुआ क्या कि हम यूपी बोर्ड से थे तो वो चीज़ें आसान थी। बाद में वो फिर नीट हो गया तो उसमें ज़्यादातर सिलेबस जो होता है वो CBSE पैटर्न पे सब कुछ हो गया। तो तैयारी करना मेरे लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसी समय CPAT आया था, कंबाइंड प्री आयुष टेस्ट। तो उसी के ज़रिए हमने मतलब पेपर दिया और उसमें मेरा हो गया। तो बट कुछ उसमें फिक्स नहीं था कि मुझे MBBS ही करना था। मुझे ये था कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे आयुर्वेदा ले लो और कुछ कह रहे थे होम्योपैथी, सब ने बोला। तो आयुर्वेदा में ये था कि उसमें वैद्य लिखा रहता था, उतना उस समय जानकारी नहीं थी, इस वजह से हमने उसको चूज़ नहीं किया। और होम्योपैथिक में ये था कि डॉक्टर लिखा रहता था और MBBS तो था नहीं CPAT में। तो हमने इसीलिए चुना कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, इस वजह से हमें होम्योपैथी चुना, क्योंकि उसके पहले कुछ पता तो था नहीं, उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है। अच्छा बॉस, सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो होम्योपैथी क्या है? वैसे होम्योपैथी के बारे में तो मतलब बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन अगर एक वर्ड में ये बोला जाए तो ऐसा ट्रीटमेंट का मेथड जो किसी भी बीमारी को परमानेंट इलाज मतलब उसका परमानेंट सलूशन हो, उसी को ही आप होम्योपैथी बोल सकते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट की ऐसी पद्धति जो किसी भी बीमारी को जड़ से हटा दे आपकी बॉडी में, और बिल्कुल किसी भी व्यक्ति को जो डिजीज पर्सन है उसको परमानेंट क्योर कर दे, उसी ट्रीटमेंट के मेथड को ही आप होम्योपैथी बोल सकते हैं। अच्छा बॉस, होम्योपैथी ही क्यों? ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मुझे बुखार है तो मैं तुरंत जाके PCM ले लूंगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि होम्योपैथी में अगर जाएंगे बहुत लंबा समय लगता है। तो होम्योपैथी ही क्यों चूज करेगा इंसान जब उसके पास और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और कुछ लोगों को पता भी है। एक अफवाह भी उड़ती है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, तो ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए एक्यूट केसेस में, खासकर जब बुखार हो गया, कोई एक्यूट इमरजेंसी आई है, उसमें एलोपैथी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से भी ये पता है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। ये हम मेडिकल स्टूडेंट को, जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको ट्रीटमेंट के जरिए बताना होगा कि नहीं, होम्योपैथी भी फीवर का इलाज करती है, बुखार सही करती है, एक्यूट इमरजेंसी अगर सर दर्द हुआ तो भी काम करती है। इसके लिए आपको अभी मुझे लगता है सोसाइटी में बताने की ज़रूरत है। अच्छा बॉस, एक वीडियो देखिए आप। टिंचर बनाया वो, उसके 2-4 बूंदें गोलियों जो प्योर शुगर है। तो अगर उसमें हमने अल्कोहल डाला था व्हाइल द मेकिंग, तो तुम अल्कोहल वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो, पानी डाला था तो पानी वाले शुगर बॉल्स ले रहे हो, और कुछ तो तुम ले नहीं रहे हो व्हेन यू आर टेकिंग अ होम्योपैथिक मेडिसिन। रियली? यस। तो ठीक नहीं हो तो फिर ठीक कैसे होता है? मतलब ये बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो ठीक कर देती है लोगों को। आई फील इट्स मोर ऑफ प्लेसिबो। सेकंड इज योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग, एंड थर्ड इज होम्योपैथी में ही कुछ लोग क्लास। तो बॉस, अगर कोई बंदा होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो क्या सच में वो शुगर बॉल्स ले रहा है? देखिए, इसमें 2 बात होती है, एक मटेरियल डोज होता है, दूसरा डायनेमिक डोज होता है। ठीक है, अगर आप टिंचर दे रहे हो और उसके साथ साथ 6x 3x में दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल डोज में, तो वो मेडिसिन मटेरियल डोज के हिसाब से काम करती है। लेकिन अगर आप हाई पावर में जाओगे, मतलब 200, 1 10 तो वो क्या होता है कि वो डायनेमिक मतलब पावर होती है। तो डायनेमिक मतलब
उसी मेडिसिन को पोटेंटाइज इतना करते हैं कि उसमें मटेरियल डोज जो होता है वो नाम मात्र का रह जाता है। तो वो एक तरीके की आप एनर्जी कह सकते हैं। तो वो एनर्जी आपके वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है, तब वो आपकी बॉडी अपने रिदम में आकर के उस बीमारी को हील करने का प्रयास करती है। लेकिन अगर जैसे लोग प्लेसबो बोलते हैं, होम्योपैथी प्लेसबो इफेक्ट है, वो मतलब इतना मतलब माइंड लेवल पे काम करती है कि लोग अभी तक ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो काम कैसे कर रही है। तो इसमें लोगों की ये बोलना कि ये प्लेसबो इफेक्ट है, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि उसका डोज जो होता है वो बहुत ही डायनेमिक हो जाता है। तो वो पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मल इक्विपमेंट से, या अभी तक वैसा कोई इक्विपमेंट की खोज ही नहीं हुई है जो उसको ये बता सके कि नहीं ये भी वर्क कर रही, ये प्लेसबो इफेक्ट की तरह काम नहीं कर रही, ये भी वर्क कर रही। क्योंकि हर एक मेडिसिन में अलग अलग सिम्टम होते हैं, उसको प्रूव भी किया है, कुछ मेडिसिनों का क्लिनिकल प्रूविंग भी है कि नहीं ये ऐसे ऐसे पैथोलॉजी को अल्टर्ड कर रही है, और इसका भी एक्शन लिगामेंट, टेंडन, इन सब पे भी है। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं ये कोई प्लेसबो इफेक्ट है, दवा नहीं है, तो ये बोलना गलत है। जो इंसान 5.5 साल पढ़ रहा है उसे ही पता लग सकता है कि होम्योपैथी कैसे काम कर रही है। जो नहीं पढ़ा है, नेट पे सर्च करके जानकारी लिया है, तो वो बड़ी आसानी से कह देगा कि ये प्लेसबो इफेक्ट है, इसका मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये दवा नहीं है, प्लेसबो इफेक्ट के जरिए काम करती है। तो ये गलत बात है। जो पढ़ा है, 5.5 साल पढ़ा है, वही बता सकता है कि नहीं ये काम कैसे करती है। तो दुनिया में बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे आप पूछोगे, जो रिसर्चर हैं, तो वो उसके बारे में सही राय देंगे कि ये कैसे काम कर रही है। तो इसे प्लेसबो इफेक्ट कहना गलत है कि होम्योपैथी दवा नहीं है, वो प्लेसबो के इफेक्ट के जरिए काम करती है। तो ये मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है। अच्छा बॉस, सपोज आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो एज अ होम्योपैथ आपका क्या अप्रोच रहता है, कैसे आप उसको अप्रोच करते हैं? पहले तो मतलब ये देखा जाता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कोई एक्यूट इमरजेंसी लेकर आया है कि क्रोनिक केस है, तो सबसे पहले आपको 2 केस में डिसाइड करना होगा, एक्यूट है कि क्रोनिक है। अगर एक्यूट है तो उस समय जो प्रेजेंट सिम्टम मुझे दिखते हैं मरीज को, मैं उसी पे ले करके और मोडेलिटी को डिफ़ाइन करता हूँ। फिर उसके हिसाब से एक टोटलिटी बनती है, उस समय की टोटलिटी, उसके हिसाब से जो हम दवा देते हैं, तो वो हमारा एक एक्यूट अप्रोच हो गया। कोई क्रोनिक पेशेंट आता है तो उसमें हमें ये देखना है कि वो बीमारी जो इतने लंबे समय से बनी हुई है, किस रीजन से उसमें ये चीज़ डेवलप हुई है, उसका मतलब क्या सो रहा है, काज क्या है, कहाँ से उसको वो बीमारी आई। तो उसके लिए हमें उसकी बैक हिस्ट्री में जाना पड़ता है, डिटेल लेना पड़ता है, तब जाके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको ये बीमारी किस वजह से आ रही है। फिर वो सारी टोटलिटी ले करके ही हम उसको दवा दे सकते हैं। मतलब उसका पूरा हमें हिस्ट्री लेना पड़ेगा, पास्ट, प्रेजेंट, लोकेशन से, मतलब सारी चीज़ हमें उसकी देखनी पड़ेगी, उसकी फैमिली हिस्ट्री में, उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तब वो सारी चीज़ें कंबाइन करने के बाद ही हम उसको दवा दे सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट आता है तो एक्यूट और क्रोनिक अलग अलग अप्रोच से हमें उसको देखना पड़ता है। अच्छा बॉस, आई एम श्योर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो आपने बहुत सारे केसेस ठीक किए होंगे, पर कोई एक ऐसा केस जो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आपने ठीक कर दिया? हाँ। अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को तो बताएं। एक केस था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वैसे केस तो बहुत सारे सही हुए हैं, लेकिन उसमें ये था कि उसका जो अंगूठा था, उसके अंगूठे में ऑस्टियोमाइलाइटिस था, मतलब इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच गया था, पूरा पस भी निकल रहा था और उसमें से ब्लड भी मतलब आता, कभी कभी आ जाता। तो मतलब पूरा उसका जो अंगूठा था उसकी काटने की नौबत आ गई थी। इसी में विवाद हो गया था। अच्छा। और दवा कम से कम बहुत दवा किया, नहीं सही हुआ। अच्छा। तो वो पेशेंट हर जगह दिखाया था, मतलब मुंबई से लेकर के, मतलब हर ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां वो ट्रीटमेंट ना करवाया। सबने यही बोला कि उसको कटवाना पड़ेगा अंगूठा। तो वो भी मेरे पास आखिरी होप में आया था कि चलो एक बार दिखा लेते हैं सर को, कहीं से उसने सुना था। तो हमें भी उतना मतलब उसका डिटेल वगैरह लिया, बहुत कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो लड़का भी 12-13 साल का ही था। तो जो भी हमें लगा उस समय, एक मेडिसिन आती है, मतलब जो डिटेल लेने के बाद हमें लगा कि नहीं मुझे उसको ये मेडिसिन देनी चाहिए। हमें भी उस पर इतना मतलब वो ट्रस्ट नहीं था कि वो जाके काम ही करेगी। तो हमने वो मेडिसिन उसे दी और उसका घाव जो हो धीरे धीरे भरने लगा, और आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो कम्प्लीटली क्योर हो गया।
वो केस मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था। उस केस को सही करने के बाद मेरे पास मरीज सबसे ज़्यादा बढ़े थे, यहाँ तक कि दूर दूर से आने लगे थे। किसी भी मतलब मुझे अच्छे अच्छे केस मिलने लगे थे। पहले तो नॉर्मल केसेस ही देखता था, लेकिन उसके बाद मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे केसेस देखने लगे। तो वो केस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। अच्छा बॉस, अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको आपको तुरंत आंसर करना है। रैपिड फायर गेम। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है होम्योपैथी इन वन वर्ड। परमानेंट ट्रीटमेंट का वो ऑप्शन कह सकते हो। अगर किसी भी बीमारी को परमानेंट ट्रीट करना है तो होम्योपैथी अपनाइए। शुगर पिल्स और लिक्विड ड्रॉप, आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? मेरा लिक्विड। अच्छा, आप लिक्विड प्रेफर करते हैं। लिक्विड को प्रेफर करते हैं। तीसरा, दवाई लेते समय लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? टाइम पे नहीं लेते हैं और डोज सही से नहीं लेते हैं। वो एक हेल्दी हैबिट जिसे आप कभी मिस नहीं करते। आपकी हेल्दी हैबिट जिसको आप कभी मिस नहीं करते। पढ़ना, खासकर रिसर्च करना। बाकी सारी चीज़ तो हो जाए। डेली पढ़ते हैं? कितने घंटे? मुझे नई नई चीज़ें पढ़ने का शौक है। अच्छा। और नई नई चीज़ें रिसर्च करने का शौक है। अभी जैसे मैं एक्यूप्रेशर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें पढ़ना। अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? एक मिनट इसका मैं बताऊं। हाँ, आप पब्लिक स्पीकर होते शायद, मेरे अकॉर्डिंग। आप बताइए। ये कह सकते हो कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनने का बहुत शौक था। क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं ना, इसलिए। अभी भी वो कर रहे हैं, कोशिश है करने की। मतलब आपका आंसर भी सेम है? बिल्कुल यही है। कोई ऐसी किताब या इंसान जिसने आपको इंस्पायर किया हो? ओशो। अच्छा, ओशो की कौन सी बात? ओशो की जो बोलने का तरीका है, उनका जो हर एक चीज़ को रिलेट करने का तरीका है, फिजिकल और मटेरियल वर्ड से लेकर के, वो मुझे बहुत पसंद है। तो उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, उनकी स्पीच से लेकर के सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो वो मेरी लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा है। उनको सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। क्वेश्चन खत्म हुए। अच्छा बॉस, आप बोलते बहुत अच्छा है, तो आपके अपने अंदाज में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहें? एक चीज़ हम सबको बताना चाहेंगे, चाहे कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो, किसी भी मतलब पैथी से हो, अगर आप पैसों को लेकर के काम करेंगे तो कभी भी किसी भी पैथी का उद्धार नहीं हो सकता है। खासकर होम्योपैथी में अगर आप रिसर्च के पद्धति से पढ़ोगे, मतलब ये डिसाइड करो कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें नया करना है, तभी इसका जा कर के कुछ हो सकता है। वरना किताबों में लिखी हुई बातें 300-400 से पहले ही बहुत लोगों ने लिख डाला है, सिर्फ उसी को पढ़ करके बंद कर देना ही अच्छा नहीं है। कुछ उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, उसके हिसाब से स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ही जा कर के एक जो होम्योपैथी की मतलब पढ़ाई है, उसमें और ज़्यादा कुछ अच्छे मतलब विकास हो सकता है, खोजें हो सकती हैं, कुछ नई दवाओं की प्रूविंग हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि आप सभी पढ़ने के साथ साथ रिसर्च भी करिए कि ये इसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस में मैं अपनी प्रैक्टिस में अलग अलग रिपर्टरी इस्तेमाल करता हूँ। कभी नर हो गया, फाटक हो गया, यहाँ तक कि बोनिंग हसन, बोगर, सबसे ज़्यादा मैं नर रिपर्टरी और फाटक रिपर्टरी इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर कंप्लीट रिपर्टरी भी इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर आपके पास सारे औजार हैं, सारी रिपर्टरियों का नॉलेज है, तो आप एक बेहतरीन प्रैक्टिशनर बनोगे। अगर रिपर्टरी का नॉलेज नहीं है तो आप रेमेडी के मतलब बहुत ही क्लोज नहीं पहुंच पाओगे। तो फाइन रेमेडी, सिमिलर, ये सब आपको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास रिपर्टरी का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मैं जितने भी होम्योपैथिक मतलब स्टूडेंट हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सब लोग रिपर्टरी पे ज़्यादा फोकस करना, उसके साथ साथ मटेरियल मेडिकल पर भी, बाकी सारी चीज़ें वो फोकस करो, लेकिन रिपर्टरी को चलाना कैसे है, ये चीज़ें जानना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और पढ़िए कि किस रिपर्टरी को हम कैसे इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो इसको खोजना और पढ़ना और सीखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसको सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच बॉस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद।